हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज है और मैं 21 साल का हूँ। मेरी हाइट 5 फीट 7 इंच है। मैं पढ़ाई करता हूँ। मेरी बड़ी बहन 23 साल की है। वह बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये बात तब की है जब दीदी की शादी के 6 महीने बाद जीजा जी अपनी जॉब पर अमेरिका चले गए थे। दीदी को अपनी ससुराल में अकेले रहने में मन नहीं लगता था। वे मुंबई में अपने फ्लैट में अकेली रहती थी। उनकी सास, ननद और ससुर गांव में रहते थे। तो एक दिन दीदी ने मम्मी को फोन किया और बोली, राज के एग्जाम खत्म हो गए हैं तो उसको यहाँ मेरे पास रहने के लिए भेज दो। फिर मम्मी मेरे पास आई और बोली, तेरी दीदी का मन नहीं लग रहा है, वह तुझको अपने पास रहने के लिए बुला रही है। मैंने भी सोचा कि एग्जाम खत्म हो गए हैं तो दीदी के पास जाकर थोड़ा मुंबई भी घूम लूंगा। फिर मैं अपनी तैयारी करके मुंबई अपनी दीदी के पास चला गया। जब मैं मुंबई में दीदी के घर आया तो मैंने उनके फ्लैट के दरवाजे की डोरबेल बजाई। दीदी दरवाजा खोलकर बाहर आई। दीदी एकदम परी के जैसी लग रही थी। दीदी मेरी तरफ देखकर बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कहा, आपको देख रहा हूं दीदी, आप कितनी बदल गई हो। सच में आप काफी सुंदर लगने लगी हो। दीदी बोली, तुम शायद बहुत दिनों के बाद देख रहे हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो पहले के जैसी ही हूं। फिर दीदी बोली, अब देखते ही रहोगे या अंदर भी आओगे? मैं एकदम से अचकचा कर बोला, हाँ, अंदर ही आ रहा हूं। मैं अपना सामान लेकर उनके घर में अंदर आ गया। दीदी मुझे अपने कमरे में लेकर गई और उधर ही मेरे सामान को रखवा कर बोली, तुम हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूं। मैंने कहा, कुछ नहीं दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं सीधा खाना ही खाऊंगा। दीदी ने हंसकर कहा, अच्छा तो तुम नहा लो और खाने की टेबल पर आ जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ ही खा लूंगी। फिर मैं नहाकर फ्रेश होकर आया। फिर हम दोनों ने एक साथ खाना खाया और खाना खाते समय हमने काफी बातें की। फिर खाने के बाद मैं काफी थक गया था तो दीदी ने मुझे थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा। मैं आराम करने के लिए अंदर बेडरूम में चला गया और दीदी अपने कामों में लग गई। फिर शाम को दीदी मुझे बाहर घुमाने के लिए ले गई। कुछ देर तक घूमने के बाद हम दोनों ने बाहर ही खाना खाया और घर आ गए। अब थकान काफी हो गई थी तो हम दोनों कमरे में आ गए। दीदी ने मुझसे बातें की कि तेरा एग्जाम सही गया ना? मैंने उन्हें बताया कि हाँ, सब एग्जाम सही गए हैं। यही सब बातें करते हुए हम दोनों सो गए। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। फिर एक दिन मैंने महसूस किया कि मेरी दीदी कुछ उदास सी लग रही है। मैंने दीदी से पूछा, क्या हुआ दीदी, आप उदास क्यों हो? क्या आपको जीजा जी की याद आ रही है? दीदी बोली, नहीं रे, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर इसके आगे दीदी ने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं समझ गया था कि वे बहुत ज्यादा उदास थीं और शायद जीजा जी को याद कर रही थीं। उस रात उन्होंने मुझसे कोई बात भी नहीं की और वे अपने कमरे में जाकर सो गईं। मैंने भी कुछ नहीं कहा और सो गया। फिर रात के करीब 11 बजे मेरी अचानक नींद खुल गई। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। मुझे हल्की प्यास लगी थी और वैसे भी बाथरूम जाना था तो मैं उठकर धीरे धीरे बाहर आया। घर में एक अजीब सी शांति थी, हर चीज स्थिर और चुप। मैंने बाथरूम की लाइट ऑन की, पानी पिया और हाथ मुंह धोकर बाहर आया। बाहर आते ही मेरी नजर दीदी के कमरे की ओर गई। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मुझे हल्की हैरानी हुई। मैंने सोचा कि शायद वे जाग रही होंगी या किसी काम से उठी होंगी, लेकिन कमरे के अंदर कोई हलचल नहीं थी, जिससे मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। मैंने धीरे से दरवाजे को थोड़ा और खोला और अंदर झांका। कमरे में दीदी नहीं थी। बेड खाली था, तकिया अपनी जगह पड़ा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। इतनी रात को दीदी कहां चली गई? मैंने कमरे में इधर उधर देखा। बालकनी का दरवाजा खुला नहीं था। बाथरूम में भी कोई नहीं था। मैं थोड़ा परेशान हो गया।
अब मैं पूरे फ्लैट में दीदी को ढूंढने लगा। हॉल, किचन, गेस्ट रूम, हर जगह देखा, लेकिन वे कहीं नहीं थीं। मुझे अजीब सा डर लगने लगा। कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ? मैंने धीरे से आवाज लगाई, दीदी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घर की खामोशी और गहरी हो गई। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। अब मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या करूं। दीदी इतनी रात को कहां जा सकती है? उनके बिना ये घर कितना खाली और डरावना लगने लगा था। फिर मैं वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गया, माथे पर हाथ रखा और सोचने लगा, आखिर दीदी इतनी रात को कहां चली गई? क्या वे किसी से मिलने गई हैं? लेकिन इस वक्त कौन होगा? या फिर कहीं वे किसी परेशानी में तो नहीं? उनके चेहरे पर पिछले कुछ दिनों से जो उदासी थी, क्या वह किसी गहरी चिंता की वजह से थी? मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। घर के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ सही नहीं था। तभी मैंने हल्की आहट सुनी। मैंने तुरंत सिर उठाया और देखा, सीढ़ियों से दीदी धीरे धीरे नीचे आ रही थी। उनका चेहरा हल्की चांदनी में भी साफ दिख रहा था, कुछ घबराया हुआ, कुछ डरा हुआ, जैसे वे किसी सोच में डूबी थी। और अचानक उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ते ही वे चौंक गई। मैंने उठकर सीधा उनकी ओर देखा। उन्होंने मुझे देखा और कुछ पल के लिए ठिठक गई। दीदी, आप इतनी रात को छत पर क्या कर रही थीं? वे एक पल को चुप रहीं, फिर हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हवा खाने गई थी। उनकी आवाज में एक अजीब सी झिझक थी, जैसे कुछ छुपा रही हो। मैंने गौर से देखा, उनकी आंखों में हल्का सा डर था, कुछ ऐसा जिसे वे मुझसे छुपाना चाह रही थी। दीदी, सच बताई, आप ठीक तो हैं ना? मैंने नरमी से पूछा। वे एक पल के लिए मुझे देखती रहीं, फिर हल्के से सिर झटकते हुए बोली, अरे तू भी ना? कुछ नहीं हुआ है, अब बहुत देर हो गई है, चल सो जा। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उनकी हथेली में हल्का सा कंपन था। मुझे लगा कि वे मुझसे कुछ कहने से बच रही हैं। शायद वे मुझे चिंता में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन मैं देख सकता था कि उनके भीतर कुछ चल रहा था। मैंने उनकी आंखों में जवाब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वे नजरें चुराकर अपने कमरे की ओर बढ़ गईं। सो जा राज, ज्यादा मत सोच। उन्होंने बस इतना कहा और अपने कमरे में चली गईं। मैं वहीं हॉल में कुछ देर तक खड़ा रहा, दीदी के कमरे की ओर देखता रहा। मन में सवाल घूम रहे थे, आखिर दीदी को क्या हो गया है? वे इतनी रात को छत पर क्या कर रही थीं? क्यों उनके चेहरे पर डर था? लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सवाल ही सवाल थे। धीरे धीरे मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को समझाने लगा, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटते ही फिर से दीदी के बारे में सोचने लगा। उनके चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कान थी, वह असली नहीं थी, जबरदस्ती की थी। वे मुझे बेफिक्र दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी आंखों में छुपे डर को मैं महसूस कर सकता था। यही सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। फिर अगली सुबह, राज उठ जा, चाय ठंडी हो जाएगी। धीरे धीरे आवाज कानों में पड़ी और मेरी नींद खुलने लगी। आंखें खोली तो देखा दीदी मेरे सामने खड़ी थीं, हाथ में चाय का कप लिए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखें, उनमें अभी भी वही हल्की उदासी थी जिसे वे बाहर नहीं लाना चाह रही थी। मैंने उठकर चाय का कप ले लिया और वहीं बिस्तर पर बैठकर पीने लगा। एक घूंट लिया तो ताजगी महसूस हुई, लेकिन मन अभी भी दीदी की तरफ था। वे अब तक हल्के हल्के मुस्कुरा रही थीं, जैसे सब कुछ ठीक हो, लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ दिखावा था। कैसी बनी? दीदी ने हल्के से पूछा। हमेशा की तरह अच्छी है दीदी, मैंने कहा और फिर सीधे उनकी आंखों में देखा। आप ठीक तो है ना? वे एक पल को रुकी, फिर हल्की हंसी में बात टालते हुए बोली, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूं, तू फालतू टेंशन मत लिया कर।
चल जल्दी फ्रेश हो जा, मैं नाश्ता बनाती हूँ। उन्होंने मेरी ओर पीठ मोड़ी और किचन की तरफ चली गई, लेकिन मैं वहीं बैठा रहा, उनकी चाल को ध्यान से देखता हुआ। उनके कदमों में एक हल्की सी थकान थी, जैसे रात भर ठीक से सोई न हो। फिर थोड़ी देर बाद मैं फ्रेश होकर बाहर आया तो देखा कि दीदी किचन में थी। गैस पर कुछ बन रहा था और वे रोटियां बेल रही थीं। उनकी चूड़ियों की हल्की खनखनाहट पूरे घर में गूंज रही थी। मैं किचन के दरवाजे पर खड़ा होकर उन्हें देखता रहा। दीदी, मैं मदद कर दूं? मैंने कहा। वे हंसी। अरे वाह, आज मदद करने का मन कर रहा है। मन तो हमेशा करता है, बस आप कहती नहीं हो। वे मुस्कुराईं, लेकिन इस बार भी उनकी मुस्कान पूरी तरह से सच्ची नहीं लगी। मैं किचन में गया और उनके पास खड़ा हो गया। तू बैठ, मैं खुद कर लूंगी, उन्होंने कहा। नहीं, आज मैं पराठे सेकूंगा, मैंने कहा और तवे के पास खड़ा हो गया। दीदी हंस पड़ी। अच्छा, फिर तो जलने की पूरी गारंटी है। अरे नहीं, अब मैं बच्चा नहीं रहा, मैंने जवाब दिया। फिर हम दोनों ने साथ में नाश्ता बनाया। दीदी ने पराठे बेल दिए और मैंने उन्हें तवे पर डालकर सेंकने की कोशिश की। बीच बीच में दीदी मेरी गलतियां सुधारती रहीं और थोड़ी देर के लिए उनके चेहरे पर सच में हल्की खुशी आ गई थी। फिर जब खाना तैयार हो गया तो हम दोनों ने साथ में टेबल पर बैठकर खाया। बातचीत भी हुई, लेकिन मैं फिर भी महसूस कर सकता था कि दीदी के मन में कुछ चल रहा है। खाने के बाद मैंने दीदी से कहा, दीदी चलो आज कोई अच्छी सी फिल्म देखते हैं। वे हल्के से मुस्कुराईं। ठीक है, कौन सी देखेगा? कोई भी, जो आपको पसंद हो, मैंने कहा। थोड़ी देर बाद हमने एक पुरानी हिंदी फिल्म लगा दी। मैं और दीदी हॉल में सोफे पर बैठ गए। माहौल हल्का और सहज लगने लगा। दीदी भी थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रही थी, शायद लंबे समय बाद। फिल्म धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और हम दोनों उसमें खो गए थे। बीच बीच में दीदी कभी हल्के से हंसती तो कभी ध्यान से फिल्म देखती, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी कोई अनदेखी थकान और चिंता की छाया थी, जिसे मैं साफ देख सकता था। फिल्म आधी ही हुई थी कि अचानक दीदी के मोबाइल पर नोटिफिकेशन की टोन बजी। हल्की आवाज थी, लेकिन फिर भी मैंने सुन ली। दीदी ने तुरंत मोबाइल उठाया और स्क्रीन पर नजर डाली। एक पल के लिए उनका चेहरा गंभीर हो गया। उनकी आंखों में घबराहट और हल्का सा गुस्सा भी दिखा। फिर उन्होंने झट से फोन का स्क्रीन नीचे कर दिया और मोबाइल उल्टा रख दिया, जैसे कुछ ऐसा था जिसे वे छुपाना चाह रही थी। वे मुझसे नजरें नहीं मिला रही थी। मैंने ध्यान नहीं दिया, या यूं कहें कि मैं दिखाना नहीं चाहता था कि मैंने कुछ नोटिस किया है। मैंने बस फिल्म पर ध्यान देना जारी रखा, लेकिन मन अब पूरी तरह दीदी के चेहरे के बदलते हाव भाव को पढ़ने में लग गया था। फिर कुछ ही मिनट बाद दीदी का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार किसी का कॉल आया था। वे तुरंत चौकन्नी हो गईं। बिना कोई झिझक उन्होंने झट से कॉल काट दिया और अगले ही पल उन्होंने फोन को साइलेंट कर दिया। अब मैं और चौकन्ना हो गया। दीदी की उंगलियां मोबाइल के किनारे को हल्के हल्के सहला रही थीं, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हों। उनके चेहरे पर हल्का तनाव था, लेकिन वे चाह रही थीं कि मैं यह सब न देखूं। वे फिल्म की ओर देखने का नाटक कर रही थीं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अनजान बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरा मन अब बेचैन हो गया था। आखिर ये कॉल और मैसेज किसके थे और क्यों दीदी इस कदर घबरा रही थी? फिर कुछ मिनट बाद दीदी अचानक उठी। राज, मैं जरा चाय बना लाती हूँ। अभी अभी तो पी थी, फिर से? मैंने पूछा। अरे बस ऐसे ही, थोड़ा हल्का महसूस होगा, वे मुस्कुराकर बोली, लेकिन उनकी मुस्कान झूठी थी। वे मोबाइल लेकर कमरे के अंदर चली गईं। अब मेरे दिमाग में सवालों का तूफान था। कौन था जो बार बार मैसेज कर रहा था? कौन था जिससे बात करने से दीदी डर रही थी? और वे फोन उठाकर इतनी घबराई क्यों दिख रही थी?
फिर मैंने देखा कि दीदी किचन में चाय बना रही थी, लेकिन उनका ध्यान चाय पर नहीं था। वे बार बार मोबाइल देख रही थी और तेजी से किसी को मैसेज कर रही थी। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उनकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चल रही थी और उनके होंठ दबे हुए थे, जैसे किसी को बहुत सख्त जवाब दे रही हो। मैं हॉल में बैठा उन्हें देख रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया। उनका पूरा ध्यान उस मैसेज पर था जो शायद किसी ने उन्हें भेजा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह कौन था जिससे दीदी इतनी परेशान और गुस्से में थी। थोड़ी देर बाद दीदी ने मोबाइल को किचन के स्लैब पर रखा और चाय लेकर बाहर आ गई। उन्होंने मेरे सामने चाय का कप रखा और हल्की मुस्कान देने की कोशिश की। ले, चाय पी ले। मैंने चुपचाप कप उठा लिया और एक घूंट लिया। चाय अच्छी बनी थी, लेकिन मेरा ध्यान दीदी के चेहरे पर था। वे भी चाय पी रही थी, लेकिन कहीं खोई हुई लग रही थी। मैंने धीरे से पूछा, दीदी सब ठीक है ना? वे एक पल को ठहरी, फिर हल्के से मुस्कुराई। हाँ रे, सब ठीक है, बस कुछ नहीं, तू फालतू टेंशन मत ले। लेकिन उनकी आवाज में वो ठहराव नहीं था जो पहले हुआ करता था। फिर चाय खत्म करने के कुछ देर बाद दीदी ने कहा, राज जरा बाजार से कुछ सामान ले आ। क्या लाना है? मैंने पूछा। उन्होंने एक लिस्ट दी जिसमें कुछ घर के जरूरी सामान थे। मैंने उनकी आंखों में देखा, वे कुछ छुपा रही थी। शायद मुझे घर से बाहर भेजने का कोई कारण था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप लिस्ट ली और बाहर निकल गया। फिर करीब आधे घंटे बाद जब मैं घर लौटा तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। ये अजीब था, क्योंकि दीदी हमेशा दरवाजा बंद रखती थी, खासकर जब घर में अकेली होती थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे अंदर गया और चारों ओर नजर दौड़ाई। हॉल में कोई नहीं था, लेकिन फिर मुझे दीदी के कमरे से तेज आवाजें सुनाई दी। उनका कमरा खुला हुआ था और अंदर से किसी से उनकी गुस्से में भरी आवाज आ रही थी। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और हल्के से झांक कर देखा। दीदी अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। उनका चेहरा लाल हो गया था और वे गुस्से में थी। मैंने कहा था ना, मुझे दोबारा कॉल मत करना। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वे फिर बोली, अगर तुमने फिर कॉल किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन मैं चुपचाप खड़ा रहा, बिना आवाज किए, और मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। तभी दीदी की नजर मुझ पर पड़ी। वे चौंक गई। उनकी आंखों में एक पल के लिए डर और घबराहट साफ दिखी। उन्होंने झट से फोन काट दिया और मोबाइल को बिस्तर पर रख दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मैं देख चुका था उनका गुस्सा, उनकी आवाज की सख्ती और सबसे जरूरी बात, उनका डर। मैंने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए पूछा, दीदी कौन था? कौन आपको धमका रहा है? वे झटके से मुड़ी, जैसे मेरी आवाज से परेशान हो गई हो। कुछ नहीं राज, कोई जरूरी बात नहीं है, उन्होंने जल्दी से कहा और बाजार से लाए हुए सामान की तरफ बढ़ गई। मुझे उनकी आवाज में मजबूरी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने फिर कहा, दीदी मैं बच्चा नहीं हूं, मैंने सब देखा और सुना है। आप किसी से डर रही हैं? मुझे बताइए ना। वे बिना मेरी तरफ देखे सामान उठाने लगी, जैसे मेरी बातों को अनसुना कर रही हो। उन्होंने थैला उठाया और किचन की तरफ बढ़ गई। मैंने पीछे पीछे चलते हुए फिर पूछा, दीदी आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं ना? देखो, अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो मुझे बताओ, मैं कुछ करूंगा। वे चुप रहीं। किचन में पहुंचते ही उन्होंने सामान काउंटर पर रख दिया और जल्दी जल्दी चीजें व्यवस्थित करने लगी, जैसे खुद को व्यस्त दिखाने की कोशिश कर रही हों। उनकी पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन मैं समझ सकता था कि वे इस विषय पर बात नहीं करना चाहती। मैंने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, दीदी चुप रहकर कोई समस्या हल नहीं होती, प्लीज मुझसे बात करो। वे अचानक रुकी, गहरी सांस ली, फिर धीमी आवाज में बोली, राज ये मेरी परेशानी है, तुझे इसमें नहीं पड़ना चाहिए।
मैं उनके पास गया और धीरे से कहा, दीदी, मैं आपका भाई हूं। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो मेरा इसमें पड़ना बनता है। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं पढ़ नहीं पा रहा था। वे कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन खुद को रोक लिया। फिर अचानक वे वापस अपने सामान्य अंदाज में आ गई। अच्छा, तू बहुत सवाल पूछ रहा है, जा फ्रिज में से पानी निकाल और पी ले। वे जबरदस्ती मुस्कुराईं, लेकिन उनकी आंखें अब भी उदास थीं। मैं समझ गया, दीदी मुझे अभी कुछ नहीं बताने वाली, लेकिन कुछ तो था जो उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। और मैं ये जानकर ही दम लूंगा कि आखिर वे किससे डर रही थीं। फिर धीरे धीरे रात हो गई। दीदी ने हमेशा की तरह खाना बनाया, लेकिन आज उनकी आंखों में वही छुपी हुई उदासी थी जिसे वे बार बार मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही थीं। हम दोनों ने साथ खाना खाया, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था। वे जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थीं, मगर उनकी आंखें उनकी सच्चाई बयां कर रही थीं। खाने के बाद वे अपने कमरे में चली गईं और मैं भी अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर कौन था जो दीदी को इस कदर परेशान कर रहा था। फिर करीब 2 घंटे तक करवटें बदलने के बाद अचानक मेरी आंख खुली। घड़ी देखी, रात के 12 बज रहे थे। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए उठा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ देखा, एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। दीदी के कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैं धीरे धीरे उनके कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर झांका, कमरा खाली था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये दूसरी बार था जब मैं आधी रात को उठा और दीदी अपने कमरे में नहीं थी। फिर मैंने धीरे से सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। ऊपर छत पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जब मैं छत के दरवाजे के पास पहुंचा तो दीदी की आवाज सुनाई दी। वे किसी से मोबाइल पर बात कर रही थीं, गुस्से में, दुखी होकर, लेकिन उनकी आवाज में मजबूरी भी थी। तुम फिर से कॉल क्यों कर रहे हो? उनकी आवाज में झुंझलाहट थी। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा होकर सुनने लगा। मैंने तुम्हें साफ मना किया था ना, मेरी जिंदगी से निकल जाओ। फिर कुछ देर चुप्पी रही। शायद उधर से कोई बोल रहा था। दीदी ने गहरी सांस ली। तुम जो कर रहे हो वो गलत है। मैं अब किसी और की पत्नी हूं। प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं समझ गया कि ये वही इंसान था जिससे दीदी डर रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही दीदी की नजर मुझ पर पड़ी, वे एकदम चौंक गईं। उनकी आंखें नम हो गईं। वे फौरन फोन काटकर पीछे मुड़ गईं, जैसे मुझसे अपना दर्द छुपाने की कोशिश कर रही हों। मैंने धीरे से कहा, दीदी अब तो बता दो, कौन है ये इंसान? क्यों आपको तंग कर रहा है? वे कुछ नहीं बोली, बस अपनी आंखें पोंछने लगी। मैंने और पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा। दीदी, मैं हूं ना, मुझसे मत छुपाओ, बताओ ये कौन है? दीदी ने गहरी सांस ली। कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, राज, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है जो अब मेरी जिंदगी तबाह करने पर तुल्ला हुआ है। मैंने चौंक कर पूछा, कौन? वे थोड़ी देर तक छत के किनारे को घूरती रहीं, जैसे अतीत में कहीं खो गई हो। फिर धीरे से बोलना शुरू किया। कॉलेज के दिनों में मैं एक लड़के से प्यार करती थी। उसका नाम विकास था। वो बहुत अच्छा लगता था मुझे। मैं समझती थी कि वो भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसकी असलियत जानी। वो अच्छा इंसान नहीं था। उसकी नीयत ठीक नहीं थी। जब मुझे ये एहसास हुआ तो मैंने उससे दूरी बना ली। उस वक्त उसने मुझसे बहुत बार माफी मांगी, बहुत रोया, लेकिन मैं समझ गई थी कि उसके इरादे गलत थे। मैंने उससे पूरी तरह बात बंद कर दी और फिर कुछ सालों में मेरी शादी हो गई। पर अब जब से तुम्हारे जीजा अमेरिका गए हैं, तब से विकास फिर से मेरी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रहा है। मैं गुस्से से भर गया।
तो फिर पुलिस में क्यों नहीं जाती दीदी? वे हल्के से हंस पड़ी। राज, कुछ बातें इतनी आसान नहीं होती। अगर मैं पुलिस में गई तो ये बात घर तक भी पहुंचेगी। तुम सोच सकते हो कि माँ पापा और ससुराल वाले क्या सोचेंगे। सबको मेरे अतीत के बारे में पता चलेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी पुरानी गलती की सजा अब भुगतनी पड़े। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। उनके आंसू अब उनके गालों पर आ चुके थे। मैंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। दीदी, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि पूरी जिंदगी सजा भुगतनी पड़े। अब वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है। हमें कुछ करना होगा। वे चुपचाप नीचे देखने लगी, जैसे उनकी हिम्मत जवाब दे रही हो। मैंने उनका हाथ पकड़ा। दीदी, अब मैं हूं ना, मैं देखता हूं कि ये विकास कैसे तुम्हें तंग करता है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पहली बार उनके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। उस रात मैंने तय कर लिया कि अब इस कहानी को खत्म करना ही होगा। मैं दीदी को यूं डर डर कर जीते नहीं देख सकता था। मैं जानता था कि पुलिस या घर वालों को बताने से दीदी की इज्जत पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि वो जिंदगी भर इस डर के साए में जीती रहे। फिर सुबह मैं जल्दी उठ गया। दीदी की आंखों में नींद नहीं थी। शायद उन्होंने रात भर ठीक से सोया भी नहीं था। नाश्ते के दौरान मैंने खुद से पहले बात शुरू की। दीदी, विकास से आखिरी बार कब मिली थी? दीदी ने मेरी तरफ देखा, फिर निगाहें झुका ली। शादी के बाद कभी नहीं, लेकिन अब वो जबरदस्ती मिलने की कोशिश कर रहा है। मैंने बिना झिझके पूछा, क्या वो पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है? दीदी ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, वो बस मुझे अपने काबू में करना चाहता है। धमकाता है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैला देगा। मेरे अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। अब बात मेरी दीदी की इज्जत की थी। मैंने दीदी से उसका नंबर लिया और बिना कुछ कहे उस नंबर पर कॉल कर दिया। कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई। मैंने ठंडे स्वर में कहा, राज बोल रहा हूं, सुमन दीदी का भाई। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हंसने लगा। ओह, तू बहन की रखवाली करने आ गया। मेरा खून खौल उठा। सुन विकास, अगर मेरी दीदी को दोबारा परेशान किया तो मैं तुझे ऐसी जगह पटकूंगा कि तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। वो हंसी उड़ाने वाले अंदाज में बोला, छोटे बच्चे, तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। तेरी दीदी तो पहले भी मेरी थी, आज भी मेरी होगी। बस मेरे सब्र का बांध टूट गया। लेकिन मैं अपने गुस्से पर काबू करते हुए विकास से मिलने के लिए बोला और किसी भी तरह उसे मिलने के मना लिया। विकास ने एक जगह बताई और मैंने बिना दीदी को बताए वहां जाने का फैसला किया। विकास एक कैफे में मेरा इंतजार कर रहा था। मैं वहां पहुंचा और जैसे ही उसने मुझे देखा, एक शातिर मुस्कान के साथ बोला, अकेला आया है। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू जानता है ना कि ये जो कर रहा है वो सिर्फ एक गंदे इंसान की हरकत है। वो हंसा। प्यार किया था मैंने, हक बनता है मेरा। फिर उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया और जब वह धमका रहा था तभी मैंने चुपके से उसकी सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। मैं चुपचाप बस उसकी धमकी सुनता रहा। फिर जब वह जाने लगा तो मैंने उसे रोका और उसे रिकॉर्डिंग सुनाते हुए बोला, अब बोल, तुझे पुलिस के हवाले करूं या तू खुद सुधर जाएगा? विकास का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो घबराया हुआ बोला। जब तुम इतना नीचे गिर सकते हो तो मैं इतना तो कर ही सकता हूं। उसने एक बार मुझे घूरा, फिर धीरे से कहा, ठीक है, मैं पीछे हटता हूं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग डिलीट कर दे। मैंने एक पल सोचा, फिर कहा, सिर्फ तब जब तू मेरी दीदी की जिंदगी से पूरी तरह निकल जाएगा। वो चुप रहा, फिर सिर झुका लिया। मैं जानता था कि अब वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। फिर जब मैं घर पहुंचा तो दीदी दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में डर था। शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि मैं कुछ कर आया हूं। राज कहां गया था? मैंने मुस्कुराते हुए कहा,
बस एक अधूरी कहानी को खत्म करने। अब कोई तेरा पीछा नहीं करेगा दीदी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। धन्यवाद राज, मुझे बचाने के लिए। मैंने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, तू मेरी दीदी है, तुझे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। उस दिन मैंने महसूस किया कि हर बहन के पीछे एक भाई होना चाहिए जो उसकी ढाल बन सके, और मैं हमेशा अपनी दीदी के लिए वो ढाल बना रहूंगा।